देते हैं, पर वे बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करते। वो मेन कारण जिसके कारण 90% अमेरिकी जनता पैसे के लिए स्ट्रगल करती है, वो ये है कि वे हार से बचने के लिए खेलते हैं, वे जीतने के लिए नहीं खेलते। वे अपने फाइनेंशियल प्लानर्स, अकाउंटेंट्स या स्टॉक ब्रोकर्स के पास जाते हैं और एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो खरीद लेते हैं। ज्यादातर के पास सीडी, कम इनकम वाले बॉन्ड, फ्रांसिस म्यूचुअल फंड्स और बहुत कम स्टॉक्स में बहुत सा कैश जमा होता है। ये एक सिक्योर और समझदारी से बनाया गया पोर्टफोलियो होता है, पर ये जीतने वाला पोर्टफोलियो नहीं होता। ये उस आदमी का पोर्टफोलियो होता है जो हार से बचने के लिए खेल रहा है। मुझे गलत मत समझिए, शायद ये 70% पॉपुलेशन से बेहतर पोर्टफोलियो होता है, और ये डरावना है, क्योंकि पोर्टफोलियो ना होने से बेहतर है सेफ पोर्टफोलियो होना। ये किसी ऐसे आदमी के लिए बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो होता है जो सेफ्टी को पसंद करता है, पर सेफ गेम खेलने और बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो वो तरीका नहीं है जिससे सक्सेसफुल इन्वेस्टर अपना गेम खेलते हैं। अगर आपके पास कम कैपिटल है और आप अमीर होना चाहते हैं, तो पहले तो फोकस्ड हो जाएं, बैलेंस नहीं। अगर आप किसी सक्सेसफुल आदमी को देखेंगे तो शुरुआत में वे बैलेंस नहीं होते। बैलेंस लोग कहीं नहीं जा पाते, वे एक ही जगह पर बने रहते हैं। प्रोग्रेस करने के लिए आपको पहले अनबैलेंस्ड होना पड़ता है। इसे देखने के लिए आप अपने चलने की प्रोग्रेस को देखें। थॉमस एडिसन बैलेंस्ड आदमी नहीं थे, वे फोकस्ड थे। बिल गेट्स भी बैलेंस नहीं थे, वे फोकस्ड थे। डोनाल्ड ट्रंप फोकस्ड थे। जॉर्ज सोरोस फोकस्ड थे। जॉर्ज पैटन ने अपने टैंकों को फैलाया नहीं, उन्होंने उन्हें फोकस्ड किया और जर्मन लाइन के कमजोर ठिकानों को उड़ा डाला। फ्रांसीसियों ने मेजेनॉट लाइन में अपने आर्मी को फैलाया था, और आप जानते ही हैं कि उनके साथ क्या हादसा हुआ था। अगर आप में अमीर बनने की इच्छा है तो खुद को फोकस्ड कर लें। अपने बहुत से अंडों को सिर्फ कुछ बास्केट में रख लें, वो ना करें जो गरीब और मिडिल क्लास लोग करते हैं, वे बहुत कम अंडों को बहुत से बास्केट में रखते हैं। अगर आप हार से नफरत करते हैं तो सेफ खेलें। अगर हारने से आप कमजोर हो जाते हैं तो सेफ खेलें और बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट का रास्ता चुनें। अगर आपकी उम्र 25 साल से ज्यादा है और आप रिस्क उठाने से डरते हैं तो बदले नहीं बल्कि सेफ खेलें, पर इसकी शुरुआत जल्दी करें। अपने अगले अंडे को जल्दी ही इकट्ठा करना शुरू कर दें, क्योंकि इसमें समय लगेगा। पर अगर आपके पास आजादी के सपने हैं, रैट रेस से बाहर निकलने का इरादा है, तो आपको खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, मैं किस तरह फेलियर का सामना करूंगा? अगर नाकामयाबी से आपको जीतने की इंस्पिरेशन मिलती है तो शायद आपको कोशिश करनी चाहिए, पर सिर्फ शायद। अगर हार आपको कमजोर बना देती है या आप पर मेंटल प्रेशर डालती है, उस बिगड़े नवाब की तरह जो हर बार कोई चीज गलत होने पर मुकदमा दायर करने के लिए वकील को ढूंढता है, तो सेफ गेम ही खेलें। अपना जॉब करते रहें, बॉन्ड या म्यूचुअल फंड खरीदें, पर याद रखें कि इनमें भी रिस्क होता है, हालांकि ये ज्यादा सेफ होते हैं। मैं सब इसलिए कह रहा हूं और टेक्सास और फ्रांट टार्केंटन का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि असेट वाले कॉलम को बढ़ाना आसान है। ये कम बुद्धि का खेल है, इसमें बहुत ज्यादा एजुकेशन की जरूरत नहीं है। 5th क्लास का मैथ्स स्टूडेंट भी ये कर सकता है, पर असेट वाले कॉलम को तेजी से बढ़ाना बहुत ज्यादा बुद्धि का खेल है। इसमें हिम्मत, धीरज और हार झेलने की ताकत की जरूरत है। हारने वाले हार से बचते हैं, जबकि फेलियर हार को जीत में भी बदल सकती है। अलेमों को याद रखिए। कारण नंबर 2, संकीपन का सामना करना। आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। हम में से ज्यादातर लोग उस छोटे मुर्गे की कहानी जानते हैं जो आसमान गिरने की चेतावनी देता हुआ अपने अड्डे में दौड़ रहा था। हम इस तरह के बहुत से लोगों को जानते हैं, पर हम सबके अंदर एक ऐसा ही छोटा मुर्गा होता है। और जैसा मैंने पहले ही कहा है कि सनकी आदमी दरअसल छोटे मुर्गे की तरह नहीं है। हम सभी में एक छोटा मुर्गा होता है जो तब उभर कर सामने आता है जब हमारे विचारों पर डर और डाउट हावी हो जाते हैं। हम सभी के मन में डाउट होता है, मैं स्मार्ट नहीं हूं, मैं बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हूं, फलाना आदमी मुझसे बेहतर है। हमारे डाउट्स अक्सर हमें इनएक्टिव कर देते हैं। हम क्या होगा वाला खेल खेलते हैं। क्या होगा अगर मेरे इन्वेस्ट करने के बाद इकोनॉमी धराशायी हो जाए, या क्या होगा अगर मेरा समय खत्म हो जाए और मैं पैसा वापस न चुका सकूं? क्या होगा अगर घटनाएं मेरे प्लान के हिसाब से न हो? या हमारे कई ऐसे दोस्त या पहचान वाले भी हो सकते हैं जो हमें अपनी कमजोरियों की याद दिला सकते हैं, चाहे हमने
उनसे सलाह मांगी हो या नहीं? वे अक्सर कहते हैं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम ये कर सकते हो? या अगर ये इतना ही बढ़िया होता तो हर कोई ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? या फिर ये कभी कामयाब हो ही नहीं सकता, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। डाउट के ये तीर कई बार इतने तीखे होते हैं कि हम काम करना शुरू ही नहीं कर पाते, हम आगे बढ़ने में नाकाम होते हैं। तो हम सेफ चीजों के साथ ही बने रहते हैं और मौके हमारे पास से होकर गुजर जाते हैं। हम जिंदगी को अपने पास से गुजरते हुए देखते रहते हैं और अपने शरीर में जकड़न के कारण बिना हिले डुले बैठे रहते हैं। हमने इसे अपनी जिंदगी में कभी न कभी इस तरह से महसूस किया होगा और कई लोगों के साथ ये बहुत बार हुआ होगा। फाइडेलिटी मैगलेन म्यूचुअल फंड के पीटर लिंच आसमान गिरने की वार्निंग को शोर कहते हैं और हम सभी इसे सुनते हैं। शोर या तो हमारे दिमाग में सुनाई देता है या फिर ये बाहर से आता है, अक्सर दोस्तों से, परिवार से, कलीग से और मीडिया से। लिंच 1950 के दशक के दौरान का एक्सपीरियंस बताते हैं, जब न्यूक्लियर वॉर का खतरा न्यूज़पेपर में इतना ज्यादा पब्लिश किया गया था कि लोगों ने फॉल आउट शेल्टर्स बना लिए थे और अनाज पानी इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। अगर उन्होंने फॉल आउट शेल्टर बनाने के बजाय इस पैसे को समझदारी से मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया होता तो शायद आज वे फाइनेंशियल रूप से आजाद होते। जब कुछ साल पहले लॉस एंजलिस में दंगे भड़के तो सारे देश में बंदूक की सेल बढ़ गई। वॉशिंगटन स्टेट में एक आदमी हैमबर्गर के मांस के कारण मर जाता है और एरिजोना हेल्थ डिपार्टमेंट सभी रेस्टोरेंट को आदेश देता है कि बीफ को अच्छी तरह से पकाया जाए। एक दवाई की कंपनी नेशनल टीवी एड में लोगों को सर्दी होते हुए दिखाती है। एड फरवरी में दिखाया जाता है। सर्दी से बीमार होने वालों की संख्या बढ़ जाती है और उस दवा की सेल भी। ज्यादातर लोग गरीब होते हैं, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो दुनिया में ऐसे छोटे मुर्गों की संख्या बहुत है जो ये चिल्लाते हुए घूम रहे हैं कि आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। और छोटे मुर्गे इसलिए इन्फ्लुएंस होते हैं क्योंकि हम सभी के अंदर एक छोटा मुर्गा होता है। विनाश की अफवाहों और बुरे समय की कल्पना से आपके मन में डाउट और डर पैदा न हो, इसमें बहुत ज्यादा बहादुरी की जरूरत होती है। 1992 में रिचर्ड नाम का मेरा एक दोस्त मुझसे मिलने फिनिक्स आया। वो स्टॉक्स और रियल एस्टेट में हमारे द्वारा किए गए काम से बहुत इम्प्रेस था। फिनिक्स रियल एस्टेट की कीमतों में मंदी चल रही थी। हमने उसके साथ 2 दिन गुजारे और उसे बताया कि कैश फ्लो और कैपिटल बढ़ाने के कुछ बढ़िया मौके मौजूद हैं। मेरी पत्नी और मैं रियल एस्टेट के एजेंट नहीं हैं, हम प्योर इन्वेस्टर्स हैं। एक रिजॉर्ट कम्युनिटी में एक यूनिट तय करने के बाद हमने एक एजेंट से बात की, जिसने उस दोपहर को उस यूनिट को बेच दिया। 2 बेडरूम के उस घर की कीमत सिर्फ $42,000 थी। इसी तरह के यूनिट उस समय $65,000 में बिक रहे थे। उसे ये बहुत फायदे का सौदा लगा। एक्साइटेड होकर उसने इसे खरीद लिया और बोस्टन लौट गया। 2 हफ्ते बाद एजेंट ने हमें फोन किया कि हमारा दोस्त पीछे हट गया था। मैंने तुरंत फोन करके इसका कारण पता किया। उसने इतना ही कहा कि इस मुद्दे पर उसने अपने पड़ोसी से चर्चा की थी और उसके पड़ोसी ने कहा था कि यह एक बुरा सौदा था क्योंकि वो ज्यादा महंगे में खरीद रहा था। मैंने रिचर्ड से पूछा कि क्या उसका दोस्त इन्वेस्टर है? रिचर्ड ने कहा नहीं। फिर मैंने पूछा कि उसने उसकी सलाह क्यों मानी? तो रिचर्ड खुद को बचाने की कोशिश करने लगा और उसने बस यही कहा कि वो बस ज्यादा जांच पड़ताल करना चाहता था। फिनिक्स में रियल एस्टेट मार्केट के दिन पलटे और 1994 में उस छोटे से यूनिट से हर महीने $1,000 रेंट मिल रहा था। सर्दियों के पीक सीजन में हर महीने $2,500 मिलने लगा, यानी कि $2,500। 1995 में यूनिट की कीमत बढ़कर $95,000 हो गई। रिचर्ड को इतना ही करना था कि वो शुरुआत में $5,000 चुका दे और रैट रेस से बाहर निकलने का प्रोग्रेस शुरू हो जाता। आज भी वो कुछ नहीं कर पाया है और फिनिक्स के सौदे जैसे मौके अब भी मौजूद हैं, बस आपको उन्हें कुछ ज्यादा गौर से देखना पड़ेगा। रिचर्ड के पीछे हटने से मुझे ताज्जुब नहीं हुआ था। इसे खरीदार का पछतावा कहा जाता है और ये हम सबको इफेक्ट करता है। यही डाउट्स हमें ले डूबते हैं। छोटा मुर्गा जीत जाता है और हम आजादी का मौका गवा देते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में मैं सीडी के बजाय टैक्स लियन सर्टिफिकेट में अपने एसेट का कुछ हिस्सा रखता हूं। मैं अपने पैसे पर हर साल 16% कमाता हूं, जो कि बैंकों द्वारा दिए जाने वाले 5% से काफी ज्यादा है। ये सर्टिफिकेट रियल एस्टेट द्वारा सिक्योर्ड होते हैं और स्टेट के कानून द्वारा प्रोटेक्टेड होते हैं, जो यकीनन ज्यादातर बैंकों से ज्यादा बेहतर होते हैं, जिस आधार पर उन्हें खरीदा जाता है। वो भी काफी सेफ फॉर्मूला है। 20 साल पहले 1994 में रियल एस्टेट मार्केट 1 करोड़ के आसपास था। आज 1 ट्रिलियन डॉलर हो गया है।
उनमें सिर्फ एक दिक्कत यह होती है कि उन्हें कैश में नहीं बदला जा सकता, तो मैं उन्हें 2 से 7 साल की सीडी मान लेता हूं। हर बार जब भी मैं किसी को बताता हूं, खासकर उसे जिसने अपना पैसा सीडी में रखा हुआ है, कि मैं अपने पैसे को इस तरह रखता हूं, तो वे मुझे बताते हैं कि ये रिस्की है। वे मुझे बताते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं उनसे पूछता हूं कि उन्हें ये ज्ञान कहां से मिला, तो वे कहते हैं कि उनके दोस्त या इन्वेस्टमेंट मैगजीन से। उन्होंने ऐसा कभी किया नहीं, और वे दूसरे आदमी को जो ऐसा कर रहे हैं ये बता रहे हैं कि उसे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। मैं जिस सबसे कम इनकम की उम्मीद करता हूं वो 16% होती है, पर जिन लोगों के मन में डाउट होता है वे सिर्फ 5% से ही संतुष्ट हो जाते हैं। डाउट बहुत महंगा साबित होता है। मेरा मानना है कि यही डाउट और सनकीपन ज्यादातर लोगों को गरीब बनाए रखता है और उनसे सेफ गेम खिलवाता है। असली दुनिया इंतजार कर रही है कि आप अमीर बने, सिर्फ आपके डाउट ही आपको गरीब बनाए हुए हैं। जैसा मैंने कहा कि रैट रेस से बाहर निकलना आसान है, इसमें ज्यादा एजुकेशन की जरूरत नहीं होती, पर इन डाउट्स के कारण ज्यादातर लोग इससे बाहर नहीं निकल पाते। डाउट करने वाले लोग कभी नहीं जीत पाते। अमीर डैडी का कहना था, डाउट और डर के कारण इंसान डाउट करने वाला बन जाता है। ऐसे लोग सिर्फ बुराई करते हैं, जबकि जीतने वाले लोग एनालाइज करते हैं। ये उनकी एक और पसंदीदा कहावत थी। अमीर डैडी ने साफ साफ बताया कि क्रिटिसिज्म से दिमाग बंद जाता है, जबकि एनालिसिस से आंखें खुल जाती हैं। एनालिसिस के जरिए से जीतने वाले ये देख सकते हैं कि क्रिटिसाइज करने वाले अंधे हैं, और वे उन मौकों को भी देख सकते हैं जो और किसी को नहीं देख पाते हैं। दूसरे लोग जिन मौकों को नहीं देख पाते, उन्हें देखने की एबिलिटी किसी भी तरह की सक्सेस की चाबी है। जो लोग पैसे की आजादी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का एक दमदार तरीका है। पर जब भी मैं रियल एस्टेट का जिक्र करता हूं तो मुझे यह सुनने को मिलता है, मैं टॉयलेट नहीं सुधारना चाहता। इसी को पीटर लिंच शोर कहते हैं। इसी को मेरे अमीर डैडी शक करने वाले लोगों के बहाने कहते थे। ऐसे लोग जो सिर्फ बुराई करते हैं, एनालाइज नहीं करते, ऐसे लोग जिनके दिमाग पर उनके डाउट्स और डरों का पर्दा पड़ जाता है, वे अपनी आंखें नहीं खोलते। तो जब कोई कहता है कि मैं टॉयलेट नहीं सुधारना चाहता, तो मैं जवाब देता हूं, आपको क्यों लगता है कि मैं ऐसा करना चाहता हूं? वे ये कह रहे हैं कि जो उन्हें चाहिए, टॉयलेट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं रैट रेस से बाहर निकलने की आजादी के बारे में बात करता हूं और उनका पूरा ध्यान टॉयलेट पर लगा रहता है। इसी तरह के विचार ज्यादातर लोगों को गरीब बनाए रखते हैं। वे एनालाइज करने के बजाय बुराई करते रहते हैं। मैं नहीं करना चाहता आपकी सक्सेस की चाबी को अपने अंदर समाये रहते हैं, अमीर डैडी का कहना था। क्योंकि मैं भी टॉयलेट ठीक करने में ज्यादा रुचि नहीं रखता, इसलिए मैं एक प्रॉपर्टी मैनेजर की तलाश कर लेता हूं जो टॉयलेट ठीक करने का ध्यान रखता है। घरों या अपार्टमेंट्स को चलाने के लिए एक बढ़िया प्रॉपर्टी मैनेजर को ढूंढने के बाद मेरा कैश फ्लो बढ़ जाता है। पर इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि एक बढ़िया प्रॉपर्टी मैनेजर मुझे और ज्यादा रियल एस्टेट खरीदने का मौका देता है, क्योंकि मुझे टॉयलेट का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। एक बढ़िया प्रॉपर्टी मैनेजर रियल एस्टेट में सक्सेस की चाबी है। मेरे लिए रियल एस्टेट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक अच्छा मैनेजर खोजना। अक्सर किसी बढ़िया प्रॉपर्टी मैनेजर को अच्छे डील्स के बारे में पहले से पता चल जाता है, जबकि रियल एस्टेट एजेंट्स को बाद में पता चलता है, जिसके कारण वे और भी ज्यादा वैल्यूएबल हो जाते हैं। मैं नहीं करना चाहता, इसे सक्सेस की चाबी कहने के पीछे अमीर डैडी का यही मतलब था। क्योंकि मैं भी टॉयलेट को ठीक नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने ये विचार किया कि किस तरह ज्यादा रियल एस्टेट खरीदी जाए और रैट रेस से बाहर निकलने का प्रोग्रेस तेज किया जाए। जो लोग ये कहना जारी रखते हैं कि मैं टॉयलेट नहीं सुधारना चाहता, वे अक्सर इस पावरफुल इन्वेस्टमेंट के माध्यम से खुद को वंचित रखते हैं। उनके लिए टॉयलेट उनकी आजादी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्टॉक मार्केट में मैं अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुनता हूं कि मैं अपना पैसा नहीं गंवाना चाहता। उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं या कोई और इंसान पैसा गंवाना पसंद करता है? वे सिर्फ इसलिए पैसे नहीं बना पाते क्योंकि वे पैसा गंवाने के लिए तैयार नहीं होते। एनालिसिस करने के बजाय वे एक पावरफुल इन्वेस्टमेंट के मीडियम यानी स्टॉक मार्केट की तरफ से अपने दिमाग को बंद कर लेते हैं। दिसंबर 1996 में मैं अपने दोस्त के साथ गैस स्टेशन के पास से गुजर रहा था। उसने देखा और अनुमान लगाया कि तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। मेरा दोस्त बहुत चिंता करता रहता है, या छोटा मुर्गा है। उसके हिसाब से आसमान हमेशा गिरने वाला होता है और अक्सर आसमान उसी के सिर पर गिरता है। जब हम घर पहुंचे तो उसने मुझे वो तमाम कारण बताए कि अगले कुछ सालों में तेल की कीमतें क्यों बढ़ेंगी। ये फिगर मुझे पहले पता नहीं थे, हालांकि मैंने मौजूदा ऑयल कंपनी में बहुत से शेयर खरीदे हुए थे।
उस इंफॉर्मेशन के आधार पर मैंने तुरंत एक नई ऑयल कंपनी की खोज कर दी जिसे उसके रियल वर्थ से कम आंका गया हो। मुझे ऐसी ऑयल कंपनी मिल गई जो तेल के कुछ भंडारों को खोजने वाली थी। मेरा ब्रोकर्स इस नई कंपनी को लेकर अच्छा खासा एक्साइटेड हो गया और मैंने 65 सेंट पर शेयर के रेट पर 15,000 यानी कि 15,000 शेयर खरीद लिए। फरवरी 1997 में मैं उसी दोस्त के साथ उसी गैस स्टेशन के पास से गुजर रहा था और कीमत पर गैलन 15% बढ़ चुकी थी। एक बार फिर छोटा मुर्गा चिंता करने लगा और शिकायत करने लगा। मैं मुस्कुराया क्योंकि जनवरी 1997 में उस छोटी ऑयल कंपनी ने तेल खोज लिया था और वो 15,000 शेयर अब बढ़कर $3 पर शेयर हो गए थे और मेरे दोस्त के अनुसार गैस की कीमतें लगातार बढ़ती रहेंगी। एनालिसिस करने के बजाय छोटे मुर्गे अपने दिमाग को बंद कर लेते हैं। अगर ज्यादातर लोग ये समझ लें कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में स्टॉप किस तरह काम करते हैं, तो ज्यादातर लोग हार से बचने के बारे में अपना ध्यान नहीं लगाएंगे और जीतने के लिए इन्वेस्ट करेंगे। स्टॉप एक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन है जो प्राइस गिरने पर आपके शेयर को अपने आप बेच देता है ताकि आपका कम से कम नुकसान हो और आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। जो लोग हारने से घबराते हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छा तरीका है। तो जब भी मैं लोगों को मैं नहीं चाहता इस पर ध्यान फोकस करते हुए देखता हूं और वे क्या चाहते हैं इस पर ध्यान फोकस करते हुए नहीं देखता हूं, तो मैं समझ लेता हूं कि उनके दिमाग में शोर की आवाज बहुत तेज होगी। छोटा मुर्गा उनके दिमाग पर हावी होगा तभी चीख रहे हैं, आसमान गिर रहा है और टॉयलेट टूट रहे हैं। इसलिए वे अपनी अनचाही चीजों से बचते हैं, पर वे इसकी भारी कीमत चुकाते हैं। वे जिंदगी से जो चाहते हैं वो शायद उन्हें कभी न मिल पाए। अमीर डैडी ने मुझे छोटे मुर्गों को देखने का एक तरीका सुझाया। वही करो जो कर्नल सैंडर्स ने किया था। 66 साल की उम्र में उनका बिजनेस चौपट हो गया और वे अपनी सोशल सिक्योरिटी के चेक पर बस गुजर बसर कर रहे थे। इतना ही नहीं, वे फ्राइड चिकन की अपनी रेसिपी के साथ पूरे देश में इसे बेचने की कोशिश कर रहे थे। किसी के हां कहने पर पहले इस रेसिपी के लिए 1009 बार ना कहा गया और वे उस उम्र में करोड़पति बने जिस उम्र में लोग काम छोड़कर आराम करना चाहते हैं। वे एक बहादुर और जिद्दी आदमी थे। अमीर डैडी हार्लेन सैंडर्स के बारे में कहा करते थे, जब भी आप डाउट में हो और थोड़े से डरे हुए हों तो वही करें जो कर्नल सैंडर्स ने अपने छोटे मुर्गे के साथ किया था, उसे फ्राई कर लें। कारण नंबर 3, आलस। बिजी लोग अक्सर बहुत आलसी होते हैं। हम सभी ने उस बिजनेसमैन की कहानियां पढ़ी हैं जो पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। वो अपनी पत्नी और बच्चों की सुख सुविधा के लिए काफी मेहनत करता है। वो ऑफिस में बहुत देर तक काम करता है और वीकेंड में भी ऑफिस के काम को घर पर ले आता है। एक दिन जब वो घर लौटता है तो उसे घर सूना मिलता है। उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ घर छोड़कर चली जाती है। उसे पता था कि उसके और उसकी पत्नी के बीच में प्रॉब्लम है, पर उस रिश्ते को ज्यादा मजबूत बनाने के बजाय वो काम में ही बिजी रहा। निराश होकर वो अपने काम के प्रति लापरवाह हो जाता है और उसके काम पर इतना ज्यादा असर पड़ता है कि उसकी जॉब चली जाती है।